हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का फिर से स्वागत है एक बार वीएम स्टडी में। चलिए आज की वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं डीएनए के बारे में। देखिए डीएनए क्या होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में नाम होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए को सर्वप्रथम जो देखे थे, सर्वप्रथम देखने वाले वैज्ञानिक का नाम है, ये सर्वप्रथम देखने वाले वैज्ञानिक का नाम, देखने वाले वैज्ञानिक का नाम है कार्लसबर्ग। इन्होंने सर्वप्रथम डीएनए को देखा था, लेकिन देखने के बाद इन्होंने फिर इग्नोर कर दिया था कि ये होगा कोई चीज, हमसे इससे नहीं मतलब है। ये केवल देखे थे और देखने के बाद फिर ये छोड़ दिए। तब फिर डीएनए के बारे में जब पता लगाए तो डीएनए के बारे में सन 1953 में जे डी वाटसन एवं एच एफ सी क्रिक, ये दो वैज्ञानिकों ने मिल करके डीएनए के बारे में पता लगाया। ये कहाँ पे देखे थे? तो डीएनए को ये एक मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना में देखा था। जब वो जूम किए तब जाके पता चला कि ये डीएनए को क्या कहा जाता है? तो डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ कहा जाता है। डीएनए को एक आनुवंशिक पदार्थ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यही एक ऐसा पदार्थ होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी सूचनाओं को ले जाने का कार्य करता है। कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सूचना कैसे जाएगी, तब यही डीएनए हमारा लेकर के जाता है। तो देखिए ये हमारा जो जेडी वाटसन एवं एचएफसी क्रिक, इन्होंने जो मॉडल अपना प्रस्तुत किया था वो किस प्रकार का मॉडल होता है देखते हैं। एवं क्रिक मॉडल, इसे हम वाटसन एवं क्रिक मॉडल भी कहते हैं। उन्होंने कैसे मॉडल दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने ही बताया कि डीएनए हमारा द्विकुंडलित संरचना होती है। कैसी होती है? तो द्विकुंडलित संरचना होती है। इसकी जो संरचना होती है वो द्विकुंडलित होती है। स्ट्रक्चर द्विकुंडलित होता है। और उन्होंने बताया कि डीएनए में दो प्रकार के न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड होते कौन कौन है? एक होता है न्यूक्लियोटाइड बेस होते हैं। न्यूक्लियोटाइड बेस यानी कि न्यूक्लियोटाइड क्षारक पाए जाते हैं। पहला होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पिरिमिडिन। पहला प्यूरिन और दूसरा पिरिमिडिन होता है। ये दो प्रकार के क्षारक होते हैं और इन क्षारकों में दो क्षार उपस्थित होते हैं। इन क्षारकों में दो क्षार होते हैं। प्यूरिन में एडेनिन ग्वानिन पाया जाता है, पिरिमिडिन में साइटोसिन और थायमिन पाया जाता है। ये चार प्रकार के कुल क्षार पाए जाए, ये भी बताया वाटसन एवं क्रिक ने। और उन्होंने बताया कि डीएनए की जो पूरी लंबाई होती है, यानी कि एक कुंडलन से दूसरे कुंडलन के मध्य में कुल 34 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है। 34 एंगस्ट्रॉम की, एक कुंडलन से दूसरे कुंडलन के मध्य की जो लंबाई होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। और उन्होंने बताया कि डीएनए के एक धागे से
दूसरे धागे के मध्य की दूरी जो होती है वो होती है 20 एंगस्ट्रॉम। ये बताया उन्होंने डीएनए। ये और क्या बताया वाटसन एवं क्रिक ने कि डीएनए का स्वाद कैसा होता है। तो डीएनए का स्वाद देखते हैं तो डीएनए का स्वाद अम्लीय होता है। कैसा होता है? तो अम्लीय होता है। और डीएनए की प्रकृति यही, चाहे कोई प्रकृति कहे या स्वाद कहे, बात एक ही होता है। तो डीएनए की प्रकृति भी हमारी अम्लीय होती है। और क्या बताया उन्होंने? डीएनए का रंग कैसा होता है। तो डीएनए जो रंग होता है डीएनए का वह हमारा श्वेत होता है। डीएनए हमारा श्वेत रंग का होता है। और क्या बताया कि डीएनए हमारा पदार्थ होता कैसा है, ठोस होता है कि द्रव होता है या फिर गैस होता है। तो इन तीनों पदार्थों में ये होता कैसा है? तो इन तीनों पदार्थों में ये हमारा द्रवित पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है? तो ये द्रवित पदार्थ होता है डीएनए हमारा। ये ना तो हमारा ठोस होता है ना तो गैस होता है, ये हमारा पदार्थ द्रवित होता है। और क्या बताया उन्होंने कि डीएनए के दोनों कुंडलों से या दोनों धागों से हमारे ये क्षारक जुड़े हुए होते हैं। ये क्षारक जुड़े हुए होते हैं। अब ये क्षारक तो हमारे 4 हैं, तो ये कैसे जुड़ेंगे? देखिए, एक प्यूरीन क्षार पिरीमिडीन क्षार से जुड़ता है। ये जुड़ते किस प्रकार हैं ये देख लीजिए। प्यूरीन क्षार होता है एडेनिन और ग्वानिन, पिरीमिडीन होता है साइटोसिन और थायमिन। ये हमारा एडेनिन जो होता है वो थायमिन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है हमेशा, और ग्वानिन जो होता है वो साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ता है हमेशा। ये इस प्रकार से जुड़ते हैं। तो देखिए एडेनिन और ग्वानिन, और ये जुड़ा है हमारी साइटोसिन, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। फिर ये जुड़ेंगे हमारे एडेनिन और थायमिन। फिर ये जुड़ेगा ग्वानिन, साइटोसिन। फिर जुड़ेंगे थायमिन, एडेनिन। फिर जुड़ेंगे ट्रिपल बॉन्ड के साथ ग्वानिन और साइटोसिन। फिर जुड़ेंगे एडेनिन, थायमिन। फिर जुड़ेंगे साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। फिर जुड़ेंगे थायमिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। ये इस प्रकार से जुड़ते हैं। ये देखिए, अच्छा अब जुड़ते हैं तो ये भी किस बंध के द्वारा जुड़ते हैं ये भी जानना जरूरी है। तो ये जो जुड़ते हैं हमारे दोनों क्षारक आपस में, इनका जो बंध होता है हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ते हैं आपस में दोनों क्षारक, हाइड्रोजन बंध इसमें होता है। अब ये देखिए, अभी देख रहे हैं फिगर में आप लोग कि एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, फिर एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन आ गया। अभी यहाँ साइटोसिन ग्वानिन के साथ जुड़ रहा था, इधर ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ गया। तो इसे कंफ्यूज मत होइएगा, ये जुड़ा है तो ये कुंडलन, इसका जो देख रहे हैं धागा जो गया है वो धागा इधर, ये धागा पहले इधर था, फिर देखिए घूम करके इधर आया है। ठीक है, ये कुंडलित हुआ है। जैसे तार लपेटे जाते हैं या फिर चोटी बांधी जाती है तो वही तार इधर आए हैं, वही धागे इधर आए हैं। तो ये वाली जो यहाँ पे हमारा साइटोसिन था, तो जब यहाँ पे घूम के आएगा साइटोसिन यहाँ पे चलाएगा, फिर घूम के आएगा तो साइटोसिन इधर, फिर घूम के जाएगा साइटोसिन इधर। ये इस प्रकार से कुंडलित हुए, ना कि आपस में ये अदला बदले हुए नहीं। इनके कुंडल आगे पीछे हुए हैं क्योंकि कुंडलित हुए इसलिए ये आगे पीछे हुए। और क्या बताया उन्होंने कि डीएनए के एक कुंडलन से दूसरे कुंडलन के मध्य में 34 एंगस्ट्रॉम की दूरी, और बताया कि एक क्षार से दूसरे क्षार
यानी कि एक बेस से दूसरे बेस की जो बीच की दूरी होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। और क्या बताया उन्होंने कि डीएनए के एक कुंडलन से दूसरे कुंडलन के मध्य में, एक कुंडलन से दूसरे कुंडलन के मध्य में कुल 10 न्यूक्लियोटाइड क्षार पाए जाते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इसका ये एक कुंडलन है। एक कुंडलन से 10 दूसरे कुंडलन के बीच की दूरी जो होती है उस दूरी में कुल 10 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं। अब यहाँ से इसका दूसरा कुंडलन शुरू होगा। और देखिए उन्होंने क्या बताया, डीएनए के बड़े खंड को कहते हैं दीर्घ खांच, इसको कहते हैं दीर्घ खांच। और डीएनए के जो छोटा कुंडलन है, छोटे कुंडलन को कहते हैं लघु खांच, इसको कहते हैं लघु खांच। ये वाटसन एवं क्रिक ने बताया। और क्या बताया कि डीएनए में और क्या पाया जाता है, डीएनए में एक हमारा तत्व पाया जाता है, उस तत्व का नाम है, डीएनए में जो तत्व पाया जाता है उस तत्व का नाम है फास्फोरस, फास्फोरस। और ये फास्फोरस जो तत्व होता है, इसी फास्फोरस तत्व के कारण हमारा डीएनए क्या होता है, ये अम्लीय होता है। और क्या बताया, डीएनए अगर देखा जाए तो डीएनए एक मानव के शरीर में कुल डीएनए का जो भार होता है, कुल डीएनए का भार, कुल डीएनए का भार, कुल डीएनए का जो भार होता है वह पूरे मानव के शरीर में केवल व केवल 10 ग्राम का होता है। इससे ज्यादा डीएनए किसी भी मानव के शरीर के अंदर नहीं पाया जाता है, ये 10 ग्राम का होता है। और अगर लंबाई की बात करें तो डीएनए की जो लंबाई होती है, डीएनए की लंबाई को अगर पृथ्वी से लेकर के हम सूर्य तक का लगभग 40,000 बार हम चक्कर लगा सकते हैं, इतना लंबा डीएनए एक मानव के शरीर में होता है। यानी कि हम पृथ्वी से लेकर के सूर्य तक हम 40,000 बार चक्कर लगा सकते हैं, तो जाके एक मानव के शरीर का पूरा डीएनए निकल पाएगा, इतना लंबा डीएनए होता है। ये भी बताया कि इन्होंने वाटसन एवं क्रिक ने बताया था ये। और इसी डीएनए को यही वाटसन एवं क्रिक के ही डीएनए को हम बीडीएनए मॉडल कहते हैं, बीडीएनए मॉडल कहते हैं। ये बीडीएनए मॉडल है या बीडीएनए संरचना है, इसी को वाटसन एवं क्रिक ने प्रतिपादित किया था। अब देखते हैं कि डीएनए हमारा कितने प्रकार का होता है। तो डीएनए मुख्य रूप से जो होता है हमारा सिर्फ 2 प्रकार का होता है, सिर्फ 2 प्रकार का होता है हमारा डीएनए। डीएनए का जो प्रकार है, डीएनए कितने प्रकार के होते हैं, तो डीएनए जो होते हैं वो हमारे आकृति के आधार पर, आकृति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा रेखीय डीएनए और दूसरा है वृत्तीय डीएनए। ये 2 प्रकार के डीएनए हमारे होते हैं आकृति के आधार पर। और दूसरा टाइप जो है वो है हमारा संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर ये देखते हैं, संरचना के आधार पर जो हमारे डीएनए होते हैं वो कुल 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ए डीएनए, दूसरा है बी डीएनए, तीसरा है सी डीएनए, चौथा है डी डीएनए और 5वां है जेड डीएनए। ये 5 प्रकार के होते हैं हमारे संरचना के आधार पर। तो इसी बी डीएनए का मॉडल, इसी बी डीएनए का ये पूरी तरीके से चित्रण किया गया है, इसी के बारे में बताए थे वाटसन एवं क्रिक। अब बात ये है कि ये किस प्रकार कुंडलित होते हैं, तो ये डीएनए हमारा वामावर्त कुंडलित होता है। इसका कुंडलन होता है वामावर्त, अर्थात इसे बोल सकते हैं क्लॉकवाइज,
क्लॉकवाइज ये हमारे कुंडलित होते हैं। और बाकी ये हमारा जो जेड डीएनए है ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज ये कुंडलित होता है, एंटी क्लॉकवाइज। बाकी सभी डीएनए हमारे क्लॉकवाइज कुंडलित होते हैं। तो ये था आपका डीएनए मॉडल, और इसी डीएनए को बोला जाता है आनुवंशिक पदार्थ। क्यों? क्योंकि यही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सूचनाओं को ले जाने का कार्य करता है। इसे हम आनुवंशिकता का वाहक भी कहते हैं। यही हमारा डीएनए यही सूचना को लेकर के जाता है, और इसी को हम बोलते हैं, यही होता है हमारा आनुवंशिकता का वाहक। क्यों? क्योंकि इसी में सूचनाएं हमारी निहित होती हैं कि कौन सी सूचना अगली पीढ़ी में जानी चाहिए, कौन सी नहीं जानी चाहिए। वो सब कार्यभार निर्भर करता है हमारे डीएनए पर। और ये डीएनए सिर्फ और सिर्फ बहुकोशिकीयों में पाया जाता है, अर्थात पूर्व केंद्रीय कोशिकाओं में केवल डीएनए पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये द्विकुंडलित संरचना होती है, और एक कोशिकीय जीवों में सिर्फ और सिर्फ आरएनए पाया जाता है, डीएनए नहीं।